सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे ऑडिट, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट के बारे में। इसके पहले के जितने भी रिविजनरी वीडियोस थे वो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मार्क्स एनालिसिस पे चलते हैं। असेसमेंट एंड ऑडिट टॉपिक के ऊपर देखिए, इंस्टीट्यूट पहले 5 मार्क्स का पूछ चुकी थी, फिर 0 0, फिर अभी लास्ट के 2 एग्जाम में कंटिन्यूसली 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रेंड है वो रिकरिंग ट्रेंड दिख रहा है एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा और बहुत छोटा सा बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मीन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करना। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स फर्निश्ड बाय आरपी, रजिस्टर्ड पर्सन, टू वेरीफाई करेक्टनेस एंड असेस कंप्लायंस। ठीक है, तो ऑडिट और असेसमेंट का मतलब हो गया। अब असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं जीएसटी के अंदर? आप जो रेगुलर रिटर्न्स फाइल करते हो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। जितने भी टैक्सेशन लॉ है इंडिया में वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चलते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि जो टैक्स पेयर है वो एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, दिस इज सेल्फ असेसमेंट। टैक्स पेयर को या रजिस्टर्ड पर्सन को खुद स्वयं बाय हिज ओन मोशन उसको लॉ का कंप्लाई करना है, और गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि सामने वाला मतलब लॉ पढ़ के प्रॉपरली उसको कंप्लाई करेगा। फिर एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट कब अप्लाई होता है? जहां पे भी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दो टाइप से हो सकता है। पहला कंफ्यूजन है एज टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सेकंड कंफ्यूजन इज एज टू द रेट विच कैन बी एप्लीकेबल। तो अगर वो कंफ्यूज है तो वो गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स जीएसटी ऑफिसर को वो अप्लाई कर सकता है कि भैया मुझे प्रोविजनली अभी आप असेस कर लीजिए, 18% से मैं ड्यूटी पे कर देता हूँ, जितना भी आप प्रोविजनली असेस करेंगे। मतलब कच्चा पक्कड़ एस्टिमेटेड असेसमेंट। फिर बाद में जब फैक्ट्स क्लियर होने लगेंगे उस समय ये डिटरमाइन किया जाएगा कि फाइनल असेसमेंट क्या रहेगा। अब फाइनल असेसमेंट के समय या तो टैक्स पेएबल आ सकता है तो रिफंडेबल आ सकता है। नेक्स्ट होता है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट करेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा। किस चीज की करेगा? रिटर्न जो फाइल करता है रजिस्टर्ड व्यक्ति उसकी स्क्रूटनी, मतलब रैंडम ऐसे खोल खोल के देखेगा कि चीजें प्रॉपर है नहीं है। अगर वो चाहे तो डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, नोटिस इशू कर सकता है, शो कॉज नोटिस एक्सेट्रा। फिर एक होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होता है? जब ये बेस्ट जजमेंट किसका? ये रजिस्टर्ड व्यक्ति का नहीं, ये पीओ का, प्रॉपर ऑफिसर का। जब रजिस्टर्ड व्यक्ति या तो रिटर्न फाइल ना कर रहा हो या तो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति मस्ती कर रहा हो, उसके ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी जीएसटी की, तो यहाँ पे बेस्ट जजमेंट मतलब जो उसको सही लगेगा वो अपने हिसाब से जज कर लेगा और असेसमेंट कर देगा। एक होता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए होता है। रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू शब्द का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के लिए अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा रीजंस पता है कि जिससे अगर आप असेसमेंट पूरा वाला करोगे तो उससे या तो अगला व्यक्ति भाग जाएगा या तो गुड्स इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी हो जाएगा कि बाद में असेसमेंट करने से गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, वहां पे समरी असेसमेंट तुरंत वो कर देगा और रीजंस तुरंत ऊपर अपलोड कर देगा कॉमन पोर्टल के ऊपर, और बाद में उसका फाइनल असेसमेंट हो सकता है। तो ये मल्टीपल टाइप के असेसमेंट हो गए। चलिए पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट। रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस एंड फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39। 39 का रिटर्न कौन सा है? 3B, अगर याद होगा तो। ठीक है, फिर टैक्सेबल पर्सन अगर अनेबल टू डिटरमाइन, अगर वो खुद डिटरमाइन नहीं कर सकता, दो चीजें, एक तो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, तो दे कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट और द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल। ये वाली बात अभी हो गई थी। प्रोविजनल ऑर्डर शेल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। रिक्वेस्ट आने के 90 डेज के अंदर प्रोविजनल ऑर्डर इशू करना है, अलाउिंग पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोविजनली। प्रोविजनली शब्द का मतलब होता है अंदाजन, एस्टिमेटेड बेसिस पे, लिख लीजिएगा। प्रोविजनली का मतलब होता है एस्टिमेटेड। ठीक है जी, प्रोविजनल ऑर्डर पास हो जाएगा 90 डेज के अंदर, प्रोवाइडिंग। ऑर्डर के अंदर क्या क्या लिखा होगा? ये आपके कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर हो गए, कंटेंट ऑफ ऑर्डर, वैल्यू एंड रेट ऑन विच टैक्स हैज टू बी डिटरमाइंड, और बॉन्ड अमाउंट एंड सिक्योरिटी मैक्सिमम 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट। सिक्योरिटी का मतलब होता है बैंक गारंटी। तो बॉन्ड मतलब एक प्रॉपर से वो अपने जो स्टैम्प पेपर है उसमें लिख के देगा कि भैया इतने का आपको बॉन्ड लिख के देना है, कमिटमेंट करना है कि हाँ जब फाइनल असेसमेंट होगा तो मैं इतना पे कर दूंगा। पास फाइनल ऑर्डर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट, इसका एक टाइमलाइन बना लेना अपने कॉपी में। यहाँ से देखो रिक्वेस्ट हुई, रिक्वेस्ट के अंदर 90 डेज में वो प्रोविजनल ऑर्डर पास करेगा, और यहाँ से 6 मंथ के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर पास होना चाहिए। ऐसा करके आपको टाइमलाइन बनाना चाहिए। ठीक है, अब
इसका एक्सटेंशन 6 महीने का जॉइंट कमिश्नर से लिया जा सकता है एंड एक्सटेंशन ऑफ 4 years बाय कमिश्नर। जॉइंट आपको हायरार्की पता है ऑफिसर्स लोग की, ये जितने भी अपने कॉमन टॉपिक्स चल रहे हैं ना, इसमें ऑफिसर्स की हायरार्की समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे देखिए इसके अंदर जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर बैठे रहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर बैठे रहते हैं, आपको हायरार्की बता दे रहा हूँ एक बार। सबसे नीचे कौन होता है? जीएसटी ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट बोल सकते हो उसको। ठीक, पावर वाला व्यक्ति सबसे लोएस्ट में कौन सा रहता है? पावर, द पर्सन हु होल्ड द पावर, कमिश्नर, एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, या तो फिर डेप्यूटी, डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक, इसके ऊपर होता है जेसी, जॉइंट कमिश्नर, या तो एडिशनल बोल सकते हो, एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, इसके ऊपर होते हैं आपके कमिश्नर्स। तो जो स्मॉल पावर्स है वो कौन होल्ड करता है? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। और जो बड़े पावर्स है वो ये होल्ड करते हैं, और सबका कंट्रोल कौन करता है? कमिश्नर साहब। तो ये आपकी हायरार्की हो गई ऑफिसर्स की। ठीक, तो 6 months का और एक्सटेंशन ले सकते हो ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर से, और 4 year का एक्सटेंशन ले सकते हो कमिश्नर से। अब देखिए अल्टीमेटली क्या होगा फाइनल ऑर्डर में, या तो टैक्स आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें कुछ कुछ होने वाला। टैक्स लाइबिलिटी एज पर फाइनल ऑर्डर ज़्यादा आ रही है तो अगला पे करेगा, और अगर कम आएगी तो रिफंड मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन पे द टैक्स डिफरेंशियल अमाउंट plus along with that interest at the rate 18% per annum from the day next to due date till the payment of amount. Other registered person may apply for refund through RFD 01 not paid within 60 days, तो 6% per annum का 61st डे से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये अपन ने रिफंड चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था, आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिफंड चैप्टर अगर आपने नहीं किया होगा तो। सिक्योरिटी कैन बी रिलीज वंस फाइनल ऑर्डर पास विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, जैसे फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है तो आपका जो बॉन्ड भरा हुआ था उसको आप रिलीज करा सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रोविजनल असेसमेंट का, एक आध बार इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा है, शॉर्ट नोट के तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 61 स्क्रूटनी असेसमेंट, रैंडम चेकिंग ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मतलब ऐसे खोद खोद के देखना। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी अगर मिल गई तो नोटिस टू बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर आस्किंग एक्सप्लेनेशन विद इन 30 days। अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगी तो 30 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर उसको एक नोटिस इशू कर सकता है कि भैया बताइए, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, इफ अगर आपने नहीं कर पाए, रजिस्टर्ड पर्सन मे एक्सेप्ट एंड पे टैक्स मेंशन इन नोटिस एंड फर्निश एन एक्सप्लेनेशन। एक्सेप्टेबल अगर हुआ तो मैटर क्लोज हो गया यहीं पे, बट इफ एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सेप्टेबल और नॉट रिस्पॉन्डेड टू नोटिस और डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड बट नो करेक्टिव एक्शंस टेकन, तो फिर इसके बाद क्या होगा, एक ऑडिट कराई जाएगी 65 और 66 की ऑडिट, टू बी डिस्कस लेटर इन दिस रिवीजन वीडियो ओनली। Undertake inspection search seizure under section 67 to be discussed in this video only. Processing under section 73 and 74 determination of tax liability along with interest and penalty, ये आपका 73 74 नेक्स्ट रिविजनरी वीडियो में आपको मिलेगा डिमांड एंड रिकवरी टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब ये 3 चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पहला क्या होगा, एक ऑडिट कंडक्ट कर सकते, 65 खुद करेगा कमिश्नर, और 66 सीए या सीएमए से करा सकता है। 67 के अंदर जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, प्रॉपर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं उनके ऑफिस से एक्सेट्रा। और अगर सब चीज़ें हो गई तो 73 74 में डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा एंड फिर रिकवरी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। नॉन फाइलर किस चीज का, जो व्यक्ति नॉन फाइलर है, सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सिस्टम जनरेटेड मेल अ मैसेज टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल रिटर्न ऑन टाइम, ये जाता ही है। ड्यू डेट क्रॉस हो गई तो सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज टू ऑल डिफॉल्टर्स रिमाइंडिंग, ठीक है, फेलर टू फाइल रिटर्न ऑन टाइम। 5 days आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस टू डिफॉल्टर फॉर फाइलिंग रिटर्न विद इन 15 days, फेल टू फर्निश प्रॉपर ऑफिसर मेक बेस्ट जजमेंट। अब देखो बेस्ट जजमेंट कैसे होता है, उसका कोई नियम नहीं होता, जस्ट वो बेस्ट जजमेंट होगा, जैसा उसको ठीक लगेगा वैसा वो ऑर्डर पास कर देगा बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ दिस सिनेरियो। अब देखो एक बार तो इनकम टैक्स वालों ने कैसे रेड मारी थी, असेसमेंट ऐसा हुआ था कि जो एक नाश्ते का ठेला है इंदौर में, उसके बाद 7-8 पार्किंग वाले खड़े रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, असेसमेंट किया, जो डस्टबिन के अंदर जो आप लोग कटोरा दोना डालते हो ना, दोना प्लेट, पेपर प्लेट जो डालते हो,
ग्लव्स पहन के उनसे काउंट कर लिया, दिस इज बेस्ट जजमेंट। तो बेस्ट जजमेंट का कोई नियम नहीं, जिस जैसा दिमाग लगाएगा वैसा वो सोच के कर सकता है। कंसिडरिंग डिटेल ऑफ आउटपुट जीएसटी, जैसा है उसको इन्फॉर्मेशन मिले, उसके पास ईवेबल इन्फॉर्मेशन, ये सारे एविडेंसेस होते हैं, दिस ऑल आर एविडेंस। इनको ध्यान में रखते हुए एक अंदाजन एस्टिमेट, जैसे आप गुपचुप के ठेले में जाते हो तो गिनते हो ना गुपचुप मोमोज के पास कि भाई एक घंटे में भी हमारे सामने 1 मिनट में इतना बिक गया, तो दिन भर में कितना बेचता होगा, इतना कमा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट जी। अगर, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी व्यक्ति का बेस्ट जजमेंट हुआ है बट विद इन 30 डेज वो खुद स्वयं एक्सेप्ट करके अपना रिटर्न फाइल कर देगा, तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉन। 2 बार इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि भैया बताइए ऐसे कौन से सिनारियोस है जहां पे असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विड्रॉन माना जाएगा। ऐसे 2 सिनारियो से, एक तो आपका ये आ गया बेस्ट जजमेंट केस इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दूसरा इसके बाद आएगा समरी। ये 2 केसेस का वहां पे आपको 3-3 लाइन का आंसर लिख के देना है, ठीक है। नेक्स्ट, section 63 best judgment assessment of unregistered person fails to, if a person fails to obtain registration, cancel registration but liable to pay tax, proper officer may assess best judgment before passing order, 15 days notice उसको मिलनी चाहिए, order shall be passed considering reply, opportunity of being heard का concept सारे cases में रहेगा। common point for both best judgment assessment, these assessment are in addition to steps under 73-74, okay। order shall be passed within 5 years from the due date of annual return। ये 5 ईयर कैसे काउंट करना है, जैसे मान लो एक आपका फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये FY 22-23 मान लो, तो इसकी ड्यू डेट कब है एनुअल रिटर्न की, 31/12/23। आपका यहाँ से लेके 5 ईयर्स, कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हो उसकी टाइमलाइन अपने हाथ से स्वयं बनाएं, उसी कारण से आपको एग्जाम में याद रहेगा। अदरवाइज आपसे वैसा रट्टा मारोगे ना तो उससे याद नहीं आएगा, आपको पेंसिल या पेन पकड़ के उसको कुछ कुचकना पड़ेगा, सॉरी से दैट। बट आप लोग क्या करते हो, सिर्फ उसको ऐसा पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, ऐसा याद नहीं होगा जी। आपको ऐसा टाइमलाइन खुद अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, एंड द टाइमलाइन इज द बेस्ट टूल फॉर ऑल प्रोफेशनल CA CS CMA स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट, समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट ये सारी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर विद प्रीवियस परमिशन फ्रॉम एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में अरेस्ट, सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, सबके केस में मोस्ट पावरफुल व्यक्ति कौन रहेगा, ACDC, ठीक है, मतलब ACJC, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर इसमें, और स्पेशली इसमें जॉइंट कमिश्नर का ही पावर चलता है, बाकी लोग का पावर नहीं चलता। दिमाग में डाल देना, जितने भी ऑथोराइजेशन आती हैं वो पूरी जॉइंट कमिश्नर सर से आती हैं, उनका लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहते हैं। कमिश्नर जो होते हैं ना उनके ऊपर वो ये सब प्रोसीजर एस्पेक्ट्स में नहीं चलते, वो गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन एरिया में प्रॉपर से देखना कि कोई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स, ये ऊपर ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं, और ये जो अपन बात कर रहे हैं वो ऑपरेशनल बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, when proper officer has evidence that the taxable person incurred liability, delay in order may adversely affect revenue, summary assessment order can be passed. Summary assessment order can be withdrawn by AC or JC on application by taxable person within 30 days of order on his own motion फाउंड ऑर्डर एररनेस, मतलब उसको लगा कि आपने जो ऑर्डर पास किया वो बहुत एररनेस है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा 30 डेज के अंदर विड्रॉ किया जा सकता है, करेगा, कंपलसरी नहीं, किया जा सकता है, बट कंपलसरी प्रोसेसिंग अंडर 73-74 वेयर टैक्सेबल पर्सन टू हुम लाइबिलिटी पर्टेन्स नॉट एसरटेनेबल इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्सन इन चार्ज ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी लायबल टू पे टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिट, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट ऑडिट। ऑडिट 2 टाइप की होती है, एक टैक्स अथॉरिटीज खुद करेगी और दूसरा होता है स्पेशल ऑडिट, CA CMA से कराना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अंडरटेक बाय कमिश्नर और पर्सन ऑथोराइज बाय हिम, इनकी खुद की एक ऑडिट टीम होती है जो ऑडिट मेमो इशू करती है। 15 डेज का नोटिस चाहिए और कंप्लीट करना है, 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सटेंशन 6 महीने का मिल सकता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कहाँ से गिना जाएगा, डेट व्हेन ऑल रिकॉर्ड्स एंड डेटा मेड अवेलेबल और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट विच इज विडेड लेटर। नो स्पेसिफिक रीजन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 65, अपने मन से वो खुद कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन बाजू में रिक्वायर्ड रहेगा जब आप एक CMA या CA से करवाओगे ऑडिट तब। सेक्शन 66 अंडरटुक बाय CA CMA नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, खुद नॉमिनेट करेगा, कौन करेगा। नो सच रिक्वायर्ड ऑफ नोटिस, कंप्लीट विद इन 90 डेज प्लस 90 डेज बाद में एक्सटेंड हो सकता है। रेम्यूनरेशन ऑफ CA CMA डिटरमाइंड बाय कमिश्नर,
रीजन टू कंडक्ट बताना पड़ेगा इस केस में। एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑडिट, कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर, वैल्यू ऑफ गुड्स नॉट डिक्लेयर करेक्टली, क्रेडिट अवेलेबल नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो ये कभी भी कर सकते हैं, ये आपके रीजंस हो गए। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कॉमा, रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा फाइंडिंग एंड प्रपोज लाइबिलिटी। इफ रजिस्टर्ड पर्सन डिस्चार्ज लाइबिलिटी, नो एक्शंस रिक्वायर्ड, अदरवाइज इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है, विद दैट अपना असेसमेंट ऑडिट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, ऑल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट पूछते रहते हैं इनके बारे में। ठीक है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जाके बिजनेस प्रेमाइस को जाके इंस्पेक्ट करना। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइस। इंस्पेक्शन का मतलब गलत चीज नहीं, जैसे मान लो ये आपकी प्रीमाइस हो गई, तो यहाँ आएगा अधिकारी और जाके ऐसा देखेगा यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर से बिलिंग हो रही कि नहीं हो रही, सारी चीजें सही प्रॉपर से एज पर लॉ हो रही है, ऐसा बस देखने आएगा, ऐसा नहीं आने का चीजों को। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, अगर रीजंस टू बिलीव है कि टैक्सेबल पर्सन सप्रेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन सप्रेस स्टॉक, टैक्सेबल पर्सन क्लेम एक्सेस आईटीसी, ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, टैक्सेबल पर्सन कॉन्ट्रावीन प्रोविजन, कॉन्ट्रावीन कर रहा है, लॉ का उल्लंघन कर रहा है, या तो ट्रांसपोर्टर ओनर ऑफ गुड्स है, वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसने ऐसे गुड्स रखे या तो जो इवेडेड, जिसमें टैक्स इवेड हो चुका है या तो फिर टैक्स इवेड होने ही वाला है, तो गिव ऑथराइजेशन टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर इंस्पेक्शन। भैया अब मेरे को ना ऐसा सपना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग जो बोलते हैं ना मुझे जो लगता है, वैसे अगर जेसी को लगता है या नीचे वाला अधिकारी उसको लगा रहा हो, सर लगाओ ना इसको कि भैया ये सारी चीजें हो रही हैं, तो प्लीज ऑर्डर दो, हम जाके वहां जाके देखेंगे, या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन भी करना होगा तो भी उनको लग जाती है बीच में चीजें, तो वो जाके वहां जाके देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या चीजें प्रॉपर से हो रही है कि नहीं। अभी इनके पास ठोस एविडेंस नहीं, अभी एविडेंस कलेक्ट करने आ रहे हैं, तो इंस्पेक्शन, जब आप ऑडिट पढ़ोगे ना, ऑडिट में इंस्पेक्शन इंक्वायरी वगैरह क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस का फेस होता है। सो इंस्पेक्शन इज लाइक कलेक्शन ऑफ एविडेंस। रीजंस टू बिलीव है मोर देन सस्पिशन, लेस द एविडेंस इन हैंड। ठीक है, सर्च, नेक्स्ट इज सर्च, इंस्पेक्शन हो गया, नेक्स्ट इज सर्च। सर्च और सीजर वारंट इशूड बाय जॉइंट कमिश्नर और अबाव। देखो हर जगह जॉइंट कमिश्नर का ही पावर है। पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च, सर्च में इनके पास पावर बहुत ज्यादा मिल जाता है, इंस्पेक्शन में बस वो ऐसा ऊपर ऊपर से देखने आते चीजें बराबर है कि नहीं, सर्च में ज्यादा पावर रहता है, और सीजर में तो माहौल खोल देते हैं इन लोग पूरा। सर्च एंड सीजर ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड थिंग्स, बुक्स मतलब वो किताबें नहीं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोआ। इफ नॉट बी एबल टू सीज कैन बी डिटेन, अगर कोई आइटम ऐसी है कि जिसको सीज किया नहीं जा सकता उसको डिटेन किया जाएगा। ठीक, ब्रेक ओपन डोर ऑफ प्रीमाइसेस अलमीरा बॉक्स इफ एक्सेस डिनाइड, अगर आपने उसको एक्सेस डिनाई कर दिया तो वो दरवाजा तोड़ के भी अंदर घुस सकते हैं। सील प्रीमाइसेस इफ एक्सेस डिनाइड, वो चाहे तो आपका प्रीमाइसेस को सील भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है। अगर ये ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर इशू करता है तो डिपेंडिंग की एविडेंस किस टाइप का, एविडेंस नहीं है बट रीजंस टू बिलीव है तो इंस्पेक्शन होगा, लेकिन अगर एविडेंस मिल गया तो माहौल खोल देंगे सर्च का पूरा। रेड, रेड जो शब्द आप सुने होंगे ना, रेड शब्द सर्च एंड सीजर से रिलेटेड होता है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक, हाउएवर रिलीज बुक्स, डॉक्यूमेंट थिंग्स इफ नॉट रिलाइड अपॉन विद इन 30 days फ्रॉम शोकोस नोटिस, तो उसको वापस करना भी पड़ेगा। रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज हो सकती हैं चीजें। एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स इफ नोटिस नॉट इशूड विद इन 6 months रिलीज द सेम, अगर वो लेके चले गए थे सर्च के और सीजर के समय में, बट वो 6 महीने के अंदर अगर नोटिस इशू नहीं कर सकते तो फिर उनको वापस करना पड़ेगा। डिस्पोजल ऑफ गुड्स, अगर आपके गुड्स पेरिशेबल हजार्डस नेचर के होंगे तो उसको डिस्पोज करना जरूरी है। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल्स वाइल कंडक्टिंग सर्च, वैलिड सर्च वारंट इशू होना चाहिए, 1 लेडी ऑफिसर उनके साथ होनी चाहिए। आपने रेड मूवी देखी है ना, रेड मूवी में सबसे पहले अजय देवगन जी आते हैं, सबसे पहले खुद की चेकिंग कराते हैं, फिर वो हेडमास्टर को बुलाते हैं एविडेंस के लिए, गवाह के हिसाब से वो आ जाते हैं, फिर वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो पूरा प्रोसेस जेन्युइन था। ठीक है, नेक्स्ट सर्च वारंट दिखाना, गेट साइन ऑफ पर्सन इन चार्ज एंड 2 विटनेस की बात हो रही है। ठीक है, सर्च इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, 2 बाहर के आउटसाइड विटनेस के प्रेजेंस में ही सर्च की जाए। प्रॉपर ऑफिसर themselves फॉर सर्च बिफोर एंड आफ्टर सर्च ऑपरेशन वहां पे होना चाहिए। पंचनामा, मजार प्रिपेयर्ड एंड थिंग्स, डॉक्यूमेंट डिटेन सीज टू बी अटैच्ड। ठीक है, पंचनामा वगैरह बनना चाहिए। ऑफिसर नेम बिहाइंड सर्च वारंट एंड रिटर्न टू इशूइंग अथॉरिटी। ठीक, नेक्स्ट सेफ गार्ड प्रोविजन इन सर्च केस ऑफ सर्च और सीजर, नो रिटेन
सीज गुड्स, डॉक्यूमेंट थिंग्स पीरियड बियॉन्ड नेसेसरी, फोटो कॉपीज और एक्सट्रैक्ट सामने वाला व्यक्ति उसका ले सकता है। ये इन फेवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन के फेवर की बात हो रही है। इन्वेंट्री ऑफ सीज गुड्स मेड बाय सीजिंग ऑफिसर। इन्वेंट्री मतलब एक पूरा रिकॉर्ड रखना है कि वहां से आप क्या क्या सामान उठा के ला रहे हो, सामने वाले साइन कर रहा हो कि भैया, जैसे मान लो कि आपने बहुत ज्यादा ही सामान उठा लिया, तो पता कैसे चलेगा कि क्या सामान उठाए थे और क्या सामान नहीं उठाए थे। पेरिशेबल हजार्डस गुड्स कैन बी डिस्पोज इमीडिएटली, कंडक्ट सर्च इन केस अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, रिकॉर्ड ऑफ सर्च सेंड टू प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी रेदर देन मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले यहाँ पे जाएगा। टेकिंग कस्टडी ऑफ अ पर्सन अदर अंडर सेम, ये आपका यहाँ चालू हो रहा है अरेस्ट। टेकिंग कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड एंड अथॉरिटी, इन अदर वर्ड्स कमिश्नर कैन बी ऑथोराइज पर्सन ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव कि पर्सन ने कमिट किया स्ट्रॉन्ग ऑफेंस, या तो सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, आईटीसी अवेल्ड ऑन अबव, फेक इनवॉइस विदाउट इनवॉइस, कलेक्ट टैक्स नॉट पेड टू गवर्नमेंट फॉर 3 months फ्रॉम ड्यू डेट, एंड पर्सन कैन बी अरेस्टेड इफ टैक्स इवेजन मोर देन 2 करोड़। ठीक है, अरेस्ट की बात कब होगी? जब 2 करोड़ से ऊपर का धांधली होगा, वहां पे उस केस में पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। तो रिपीट ऑफेंडर है, बार बार छेड़ता है गवर्नमेंट को, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, हम तो करेंगे, तुम क्या कर लोगे, तो उस केस में ठीक है तो कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे सेफ गार्ड क्या मिले हुए हैं? इफ द अरेस्ट वॉज कॉग्निजेबल, भी आप लोग कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल समझते हो क्या? नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है बेलेबल, नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल शब्द का मतलब ये होगा कि ऐसा ऑफेंस जो कि सीरियस ऑफेंस है, एंड नॉन कॉग्निजेबल मींस नॉन सीरियस, लेस सीरियस ऑफेंस। मतलब सीरियस तो होता है, ऑफेंस इज एन ऑफेंस, बट उतना खतरनाक और सीरियस नहीं होता। तो कॉग्निजेबल वाले केस में बेल इशू नहीं हो सकती, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बेल इशू हो सकती है। इफ अरेस्टेड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्फॉर्म हिम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट and produce before magistrate within 24 hour is above 5 crores। अगर आपने 5 करोड़ के ऊपर की धांधली की होगी तो उस केस में आपका जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल माना जाएगा। इफ अरेस्टेड फॉर, ठीक है, इफ अरेस्टेड फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस admitted to bail by ACDC, if default in bail forward to magistrate custody, all arrest as per code of criminal procedure। नेक्स्ट है पावर टू समन। समन मतलब किसी को भी बुलाना। आप जैसे कई बार मूवी में देखते हो ना, कोर्ट में बोला जाता है कि हाजिर हो। ये जो हाजिर हो शब्द मतलब कोर्ट बुला रहा है, मजाक नहीं है, मैं नहीं आऊंगा क्या कर लेगा, ऐसा नहीं होता। पावर टू समन, तो इनके पास क्या होता है, ऑफिसर्स के पास पावर टू समन है कि किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, एंड फॉर एविडेंस, फॉर गवाही, एज अ विटनेस वो चाहे तो बुला सकते हैं। अब अगर सामने वाला व्यक्ति जिसको समन इश्यू होता है, मतलब तुम्हें आना है, ठीक है, तुम मना नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बुला रही है, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है। तो ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रॉपर ऑफिसर में समन एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम, आजा सामने, एंड प्रोड्यूस सच एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट एज ही में रिक्वायर्ड। समन पर्सन की ड्यूटी क्या रहेगी? ड्यूटी बाउंड टू अपीयर, आना तो है ही, मतलब आप भाग नहीं सकते हो। टेंडर एविडेंस मतलब सामने पेश करना है। स्टेट ट्रूथ मतलब आके बताना है। हिमसेल्फ या तो खुद आएगा या तो थ्रू एनी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, चाहे तो जितने भी टैक्स लॉ है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कोई भी लॉ है, वहां पे खुद ना आके आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। अपना कोई वकील है, कोई एडवोकेट है, कोई सीए, कोई सीएमए है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि हाँ यार मेरे बेसिस पे ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे के आएगा, तो वहां जा सकता है। इफ नॉट अपियर्ड, समन की पेनाल्टी 25,000 जिसको बुलाया जा रहा है उसके ऊपर लगाई जाएगी, अलॉन्ग विद उसके ऊपर एक्शंस हो जाएंगे। सीबीआईसी ने इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिए समन के रिगार्डिंग। तो यूज्ड एज लास्ट रिसोर्ट मतलब ऐसा मजाक में नहीं बुला लेना, लास्ट ऑप्शन में रखना है। इफ असेसी कॉपरेट नहीं करता, लैंग्वेज शुड नॉट बी हार्श और इलीगल, नॉट कॉज मेंटल स्ट्रेस, सामने वाले को मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को बुलाया जा रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, एक्सेट्रा। प्रायर रिटर्न परमिशन फ्रॉम एसी, असिस्टेंट कमिश्नर एंड अबव,
ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल, सीईओ, सीईएफओ, जीएम ऑफ लार्ज कंपनी ऑफ पीएसयू इज नॉट इशूड समन जनरली। ऐसा मजाक में कोई बड़ी कंपनी के सीईओ वगैरह को मत भेज देना समन कि आ चलो मिलते बैठ के चाय बात करते। नो सर, नॉट टू इशू समन रिपीटेडली, इंश्योर मिनिमम अपीयरेंस, रिस्पेक्ट टाइमिंग एंड डोंट मेक देम वेट फॉर लॉन्ग आवर्स। भैया सामने वाला भी बिजनेस देखती है तो उसको यहाँ पे बैठाना नहीं है, बैठा के नहीं रखना है, ठीक है। मतलब मेहमान की तरह ट्रीट, सिंपल। समवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली, यही तो दिक्कत होती है लोगों को, 6 बजे के बाद बुलाओ तो मजे से आएंगे। चलिए, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस, पावर ऑफ एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस, सेक्शन 71। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफिसर हैज एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस रिक्वायर्ड एंड कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक, चलो हटो, तो अकाउंटेंट को बोलेगा चलो हटो मेरे को बैठ कर देखना है, तो कोई उसको मना नहीं कर सकता, ये पावर उसके पास है। ड्यूटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ प्रीमाइस टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, ऑल्सो पर्सन इन चार्ज ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस एन ऑडिट पार्टी और सीएम है। देखो, जो वहां पे पर्सन इंचार्ज है उस प्रेमाइस का, मतलब मैनेजर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी ड्यूटी है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी मांगेगा आप उसको प्रोवाइड कराएं। फॉलोइंग रिकॉर्ड्स कवर्ड सच एज रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड, मेंटेन, ट्रायल बैलेंस ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड, ये पूरे उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। विद दैट अपना ये वाला रिवीजन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिवीजन में डिमांड और रिकवरी की बात करेंगे, ठीक है। डिमांड रिकवरी सेक्शन 73 74 वाली बात, तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कलेक्शन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले में करेंगे। एक अमेंडमेंट भी कवर होगा उसके अंदर। तो चलिए, विद दैट ये टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है उसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार स्टडी मैट से भी, प्लस पास एग्जाम के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और प्रॉपर से पढ़ते रहना है। अभी आपको कोई भी ऐसा रीजन नहीं उठाना है कि मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। भाई जिस दिन अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो जितनी भी आप टाइम पास और बगरबाजी कर रहे हो ना, सब चीज़ें याद आ जाएंगी उस दिन, और अपने आप को काटने को दौड़ोगे। तो ये हरकत अभी मत करो। सही टाइम चल रहा है, अगस्त खत्म होने को आ गया है, कितने दिन बाकी है, सितंबर अक्टूबर बाकी है, माहौल करना है। नवरात्रि तो भूल के, गर्ल्स प्लीज, नवरात्रि तो भूल के भी इमेजिन मत करेगा कि चाहे नहीं मैं तो गरबा खेलने जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो गरबा ना बचपन से अभी तक भी हो रहा था और इस एग्जाम के बाद भी होगा, ये अपने आप को समझाइए कि अगले साल चले जाएंगे। नौ, अरे ये देखो, फेल होने के बाद मजा रहेगा क्या गरबा करने में? नहीं। तो पहले पास हो जाइए प्रॉपर से, रिस्क मत लीजिए। दिस रिस्क इज नॉट टू बी टेकन, ये आपका कैलकुलेटेड रिस्क में काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।